सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 20 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। और आज की शुरुआत होती है हमारे पहले पेज से, जिसमें जिक्र हो रहा है इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का। इस कॉन्क्लेव में हम अफ्रीकन बहुत सारे देशों के साथ, उनके अध्यक्षों के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे। एग्रीकल्चर, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, पावर एंड एनर्जी, स्टैंडर्ड्स, मोबिलिटी, कंसल्टेंसी वगैरह वगैरह। और इसकी ख़ास बात ये भी है कि हमारी इंडियन कंपनीज़ कई अफ्रीकन कंपनी के साथ टाई अप करेंगी, और जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में अफ्रीका में कंपनीज़ नहीं हैं, वहाँ पे हमारी इंडियन कंपनीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेगी। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव हो रहा है न्यू दिल्ली में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल खबर है जो कि इंडिया से ज़्यादा असर नहीं करती है, तो हम इस पर नहीं जाएंगे। वी विल स्टिक टू द मेन आर्टिकल्स विच आर डायरेक्टली कमिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ यूपीएससी सिलेबस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाकी मैंने हाईलाइट कर दिए जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे, आप उनके बारे में जूम करके या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। हमारा ये लक्ष्य है कि हम आपका समय ज़्यादा कंज्यूम ना कराएं अखबार पढ़ने में। घंटों घंटों वीडियो देखकर आपका और पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप अखबार भी छोड़ देते हैं और वीडियो को देखना भी छोड़ देते हैं। A silent revolution from 4.5% to 11% in 10 years, girls leading cycling race in rural areas. More girls in rural areas are cycling to school with bicycle distribution schemes helping increase cycling levels in states. तो ये अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात तो है ही कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव था साइकिल देने का, उससे भी फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे मोटिवेशन मिला है। रिसर्चर्स फ्रॉम IIT Delhi and the Nursi Monzi Institute of Management Studies have termed this rise in cycling among girls in rural areas a silent revolution in their paper in the Journal of Transport Geography, the paper by शिष्टि अग्रवाल। तो उन्होंने कहा है कि रेवोल्यूशन हुआ है मतलब भारत में। और अगर हम देखें कि वर्तमान 2017 के आंकड़ों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा महिलाएं साइकिल चलाती हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में 12.4%। ठीक है ना। Among school-going children in the age group of 5 to 17, cycling levels in rural areas increased twofold from 6.3% to 12.3% in 17। तो ये अच्छी बात है। ये भी एक रिसर्चेस जो होती हैं हमारे में कभी ना कभी काम आ जाती हैं। इसके अलावा खबर है एक्स आर्मी चीफ, जिनको प्यार से पैडी बोलते हैं, प्यार से नहीं तो आर्मी में हर किसी का कोई ना कोई एक टर्म उस ऑफिसर के नाम से जोड़ देते हैं, तो इन्हें पैडी कहते थे। इनका डेथ हो गया है 83 ईयर्स की एज पे। जनरल सुंदराजन पद्मनाभन, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इनके बहुत किस्से हैं और ही हैज़ डन वेरी गुड, served this nation, and he will always remain in our memory. He was born in Kerala's Thiruvananthapuram on 5 December 1940. He was distinguished alumnus of the Rashtriya Indian Military College, RMIMC Dehradun, and the National Defence Academy in Khadakwasla. He was commissioned in the Regiment of Artillery on 13 December 1959 and served in the army for over 4 decades, during which he held key command, staff and instructional appointments. So his contribution is really remarkable. Moving further to our articles, we will start with the article regarding space. और इस आर्टिकल में बात करी है हमने SSLVs के बारे में। मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगा आपको कि SSLV का मैटर क्या है। ये है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। असल में जो हमारे अभी तक के लॉन्च व्हीकल्स थे वो हैं बहुत बड़े बड़े, और जब वो बड़े बड़े हैं तो वो बेसिकली बड़ी सैटेलाइट्स को ही लॉन्च करने के लिए बनाए गए हैं। अब उसमें सैटेलाइट्स जब आपकी शेड्यूल हो जाती हैं, है ना, कोई देरी तो नहीं होती है ना, जब इकट्ठा बन के रेडी हो जाती हैं अलग अलग देशों से, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, तब उसको भेजा जाता है। अब इसी बीच में
छोटी छोटी सैटेलाइट भी इसमें बिठा देते हैं, सवारी बिठा देते हैं छोटी सैटेलाइट्स की आपकी। अब इसमें समस्या ये आने लगी कि देखिए बड़ी सैटेलाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो पूरा व्हीकल बनाया हुआ है, लॉन्च व्हीकल है। जो छोटी सैटेलाइट्स होती थीं, जिनकी ज़रूरत समय रहते पड़ ही रही है देश को, उनको हमेशा शेड्यूल के लिए वेट करना पड़ता था कि कब बड़ी सैटेलाइट्स का शेड्यूल आएगा, रॉकेट को, है ना? जैसे बस कब चलेगी तो यात्री बैठ जाएँगे। तो जब बुकिंग हो जाएगी तब लॉन्च होगा, तब हमारी छोटी सैटेलाइट भी आपकी ऊपर हमारी स्पेस में जा पाएँगी। अब ये समस्या दूर कर दी है। अब ये समझ लीजिए आप कि इतने बड़े ट्रक की जगह, है ना, गवर्नमेंट ले आई है छोटा हाथी मैजिक। अब मैं हालाँकि बड़े छोटे टर्म में ले आया हूँ इस चीज़ को, कभी भी स्पेस टेक्नोलॉजी की ऐसी अ, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर समझाने के लिए कह रहा हूँ बस। ये छोटा हाथी मैजिक लें जिसमें ये छोटे वाले जितनी सैटेलाइट्स हैं आपकी, जो लिमिटेड पर्पज़ के लिए होती हैं, उनको लॉन्च करने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बड़ा बड़ा लॉन्च व्हीकल कब जाएगा। छोटी सैटेलाइट्स को एक क्लब करके कभी भी सुविधा अनुसार उनको स्पेस में भेजने का इंतज़ाम कर दिया है इसरो ने। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है ना? इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जैसे कि हम जानते हैं कि रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में हर सैटेलाइट का अपना उपयोग होता है, छोटी हो या बड़ी हो। इससे पहली बात तो हमको फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में जो अन्य देश हैं जिनका काम छोटी सैटेलाइट से हो रहा है, या इतना बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है उनको, हम उनके लिए भी एक अच्छी मार्केट बन जाएंगे टू लॉन्च देयर सैटेलाइट्स। ठीक है। द यूटिलिटी ऑफ स्मॉल सैटेलाइट इज इंक्रीजिंगली एक्सपैंडिंग इन वैरायटी ऑफ सेक्टर्स, इंक्लूडिंग द वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, डिफेंस, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट। दे आर ऑल्सो क्रूशियल enablers इन द ग्रोइंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT में भी बहुत ही अच्छा योगदान है। देयर इज़ नियर यूनानिमिटी दैट द मार्केट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी इज सेट टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट 5 years। और मैंने कहा ना, देखिए मार्केट ये स्पेस टेक्नोलॉजी का बढ़ने ही वाला है ना? US and EU companies are currently the biggest players, like China, Australia, Russia are beginning to expand their footprint। और मतलब वही सब दुनिया भर की बातें हैं, सारे देश लगभग इसमें आगे जा रहे हैं। हमको भी अगर अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें अपने अंदर डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी, और इस डाइवर्सिटी का नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब जिन छोटे छोटे देशों को थोड़ा बहुत भी काम होगा तो वो हमसे करा सकते हैं, कम भाड़े में हम उनको ले जाएंगे, है ना? इंडिया स्पेस पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन अप्रैल लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज द कंट्रीज नीड टू ट्रांजिशन फ्रॉम द इसरोज डोमिनेटेड इकोसिस्टम। और हमने काम भी करा है, ठीक है ना? अगला आर्टिकल कमला कन्वेंशन में आप किसी काम का नहीं है, ये यूएस इलेक्शन को लेके आते ही रहेगा। जब तक यूएस इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक ये कमेंट्रीज आती रहेंगी, आप इन पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना? यूएस के इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनती है, फिर वो इंडिया के संदर्भ में क्या असर डाल रही है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। Anything happening internationally is not important for you. The one thing which is important for you is whether it is affecting India or not. If anything is affecting India on the policy, then only you should be concerned about it. Otherwise, every commentary on international issues are not good for the preparation point of view. But for the knowledge point of view, for gaining knowledge, for having understanding of international politics, you can always read articles. अगर आपको ज्ञान वर्धन करना है तो आप बिल्कुल ऐसे आर्टिकल्स पढ़िए। कोई देखिए ज्ञान कहीं से मिलता है वो बेकार नहीं होता है, पर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता रहे हैं। योर आर्टिकल आफ्टर द क्राइम इन डिग्निटी, ये कोलकाता हाथरस तमाम रेप केसेस को लेकर प्रताप भानु मेहता साहब ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मैंने पढ़ा था, अच्छा आर्टिकल है, मगर मैं इसको समझ ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि अब ये एक कमेंट्री है इंसिडेंट्स को लेकर। हम एक्सप्लेन पेज पे जाने का कष्ट करेंगे। अब देखिए, कुड हसीना भी एक्स्ट्राडाइटेड। अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, इतना जानना बहुत है। देखिए, अब मैंने कहा ना, ये इंटरनेशनल इवेंट चल रहा है। जब तक नई गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से कोई क्या रुख रखने वाली है, इंडिया को उससे क्या असर पड़ेगा, कुछ क्लियर नहीं है। अभी तो सरकार बन रही है, वहाँ पे पुराने सिस्टम को ओवरहॉल करा जा रहा है, वहाँ पे लोग को जबरन इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जा रहा है, जुडिशरी को हटा दिया है, जजेस को छुट्टी कर दी है ना?
रिज़ाइन करवा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। एक बार वहाँ की गवर्नमेंट सेटअप हो जाए, फिर वो क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं तब हम देख लेंगे। अब कुड हसीना भी एक्स्ट्राडिटेड फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। इसमें बेसिकली आपको आपको क्या जानना चाहिए कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, व्हाट इज़ एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन पढ़ रहे हो तो ये भी पढ़ लीजिए कि असाइलम क्या होता है। असाइलम कोई कब सीक करता है ना, व्हाट इज़ असाइलम। असाइलम कोई कब सीक करता है और असाइलम कब कौन सा देश किसी को देता है ना। फिर भी एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मर बांग्लादेश पीएम शेख हसीना फेसिंग मल्टीपल क्रिमिनल केसेस बैक होम, इट इज़ लाइकली दैट इंडियाज ईस्टर्न नेबर में पुश फॉर आवर एक्सट्रेडिशन। डू इंडिया बांग्लादेश हैव एनी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। यस, हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण ट्रीटी है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। The treaty came into being in the context of several Indian fugitives, particularly those belonging to the insurgent group in the northeast। अब जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंसर्जेंसी ग्रुप्स थे, ये लोग बांग्लादेश भाग जाते थे, इस चक्कर में हमने ट्रीटी कर ली कि इनको बुलाना पड़ जाए वापस, है ना। हाइडिंग इन द ऑपरेटिंग आउट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश टू वॉज फेसिंग ट्रबल फ्रॉम आउटफिट जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, हुज ऑपरेटिव वर फाउंड टू बी हाइडिंग स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल एंड असम इन इंडिया। तो जो जमात और मुजाहिदीन बांग्लादेश है, इसके भी जो खुराफाती तत्व थे, ये आपके इंडिया में असम और पश्चिम बंगाल में भाग आ जाते थे। तो बांग्लादेश को भी ज़रूरत थी कि वो हमारे ट्रीटी करे, तो ट्रीटी है, हाँ, एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मौजूद है, ठीक है ना। इंडिया की तरफ से क्यों है, वो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंस को पकड़ के लाने के लिए है। और बांग्लादेश की तरफ से क्यों है, जो जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश है उनके सदस्यों को पकड़ के लाने के लिए। प्रोविजंस क्या हैं। According to treaty, India and Bangladesh are supposed to extradite individuals who have been proceeded against or have been charged with or have been found guilty of or are wanted for a commitment or extraditable offences। मतलब ये ट्रीटी तभी लागू होगी जब किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध करा है जो कि एक उस देश के हिसाब से एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस हो। अब ये कौन सा होता है, विच कैरीज अ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 1 ईयर, जिसमें कम से कम 1 साल की सजा हो, ठीक है। दिस इंक्लूड्स फाइनेंशियल ऑफेंसेस, मतलब वित्तीय अपराध भी हैं, घोटाला करके भागा है, फाइनेंशियल ऑफेंसेस हैं। क्रूशली फॉर एन ऑफेंस टू बी एक्सट्राडिटेबल द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी मस्ट अप्लाई, मीनिंग दैट द ऑफेंस मस्ट बी पनिशेबल इन बोथ कंट्रीज। अब अगर ये कोई बांग्लादेश गवर्नमेंट कह रही है या फिर इंडिया गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमको ए चाहिए, तो इसका एक कंडीशन ये भी है कि जिस अपराध के चक्कर में आप उसे बुला रहे हो वो दूसरे देश में भी अपराध होना चाहिए। ये एक्सट्रेडिशन लॉ जो है उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है कि अगर आप ऐसे नहीं कि आप एक ज़बरदस्ती ए को उठा के ले आ रहे हैं, आप बताइए कि क्या ए ने जो काम करा है वो आपके देश में ऑफेंस है, और अगर वो आपके देश में ऑफेंस है तो जिस देश से आप बुला रहे हैं क्या उस देश में भी उसे ऑफेंस माना गया है। आर देयर एन एक्सेप्शंस। यस, द ट्रीटी से एक्सट्रेडिशन में बी रिफ्यूज्ड इफ द ऑफेंस इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर। और देखिए ये तो एक्सट्रेडिशन के नियम ही हैं ग्लोबल, उसमें तो साफ क्लियरली मेंशन है कि अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम वाला मैटर है कोई, तो एक्सट्रेडिशन कितनी बढ़िया आप रिक्वेस्ट डाल दो, उसे रिजेक्ट कर सकती है दूसरी कंट्री, है ना। अगर पॉलिटिकल मैटर है, अगर आपने पॉलिटिकल असाइलम लिया है तो आप कितनी कंडीशन बता दो, रिजेक्ट कर देगी। बाकी आर्टिकल आप देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं, ये सब बातें तय हुई हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वी होप सो समथिंग विल हैपन फॉर बांग्लादेश। अब ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में हुई है उसको लेके है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन August 13 डायरेक्टेड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रिपेयर अ रिवाइज लिस्ट ऑफ 16,000 असिस्टेंट टीचर्स सिलेक्टेड थ्रू द ATRE एग्ज़ाम। ये 19 का मुकदमा चल रहा था भर्ती को लेकर। एग्ज़ाम कब हुआ, 2018 में हुआ था। द यूपी गवर्नमेंट इशूड एन एडवर्टीजमेंट टू रिक्रूट 69,000 assistant teachers in state's basic education department. ATRE was held on January 5, 2019 and 4.10 lakh candidate appeared। 4.5 लाख लोग आए थे जिसमें 1.46 लाख लोग क्वालिफाई हुए। द कट ऑफ वॉज फिक्स्ड एट 67.11%, ठीक है ना। फॉर अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी
and 66.73% for OBC and 61% for scheduled caste. On June 1, the Secretary of Basic Education Board, Allahabad, delineated the recruitment process. Two lists of selected candidates on dated October 20 of for 13,000 candidates were released, और दूसरी करी थी 30 अक्टूबर को, मतलब दो लिस्ट निकाली. एक निकाली लिस्ट आपकी 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को इन्होंने पहली लिस्ट निकाली, ठीक है, और दूसरी लिस्ट कब निकाली? 30 तारीख को निकाली दूसरी लिस्ट. पहली लिस्ट में कितने लोग को भर्ती करा दिया? 31,000 को. दूसरी में कितने को करा दिया? 36,000 को. The remaining 1133 posts were scheduled tribes candidates were shown as lying vacant due to non-availability of candidates, और लमसम 1100 पोस्टों को खाली दिखाया गया. मतलब कि अगर हम 31-36 को ऐड कर देंगे जितने लोग को इन्होंने लिया था, तो 67,867 लोगों को भर्ती करा दी गई थी, जबकि भर्ती निकली थी 69,000 लोगों के लिए, और लगभग 1133 सीटों को खाली छोड़ दिया गया. What were the allegations of irregularities? The list came under scrutiny following allegations that they were published without declaring candidates category wise. और इसमें यह आरोप लगा था कि ये भर्ती आपकी जो करी गई थी इसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं करी गई थी. जो कैटेगरी वाइज लिस्ट निकाली जानी चाहिए थी वो मेंशन नहीं था इसमें. फर्दर मोर देन 50% ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड वर एलिजिबली फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, और 50% से ज़्यादातर लोग थे वो जनरल कैटेगरी के थे या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के थे. यहाँ से थोड़ा सा लोगों में इसको लेकर डिसकंटेंट शुरू हो गया. अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स हु चैलेंज्ड द सिलेक्शन, OBC candidates were given 3.86% reservation against the mandated 27%, और OBC छात्रों को यहाँ पे 3.86% रिजर्वेशन ही दिया गया था, जबकि बात तो 27% की वैसे होती है. What did the candidates tell the High Court? अब मैटर जब ये कोर्ट में गया तो फिर बात क्या हुई? The petition mentioned that selection list has been published without declaring category wise details, और कैटेगरी वाइज डिटेल मेंशन नहीं करी गई थी. मतलब कि सरकार की मंशा पहले से ही कुछ गड़बड़ करने की थी, छात्रों ने ऐसा कहा. OBC के छात्रों को 27% तक का रिजर्वेशन मिलना चाहिए था. मिला कितना? 3.86% का. यहाँ पे हाई कोर्ट ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना. पहले सिंगल जज बेंच का ऑर्डर आया था, मगर जब अब रिसेंटली डबल जज बेंच का ऑर्डर आया है लेटेस्ट रूलिंग में, अ डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट कंप्राइजिंग जस्टिस अत्ताउर रहमान मसूदी एंड जस्टिस ब्रिजराज सिंह हैज डायरेक्टेड दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज कंसर्न टू प्रिपेयर अ न्यू लिस्ट. उन्होंने कह दिया कि भैया नई लिस्ट जारी करिए आप. ये साफ साफ धांधली करी गई है इसमें. और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो अगर किसी को नौकरी मिल गई है इस गलत तरीके से on the basis of earlier list, they shall be allowed to continue the jobs through the current academic session. फिलहाल इस academic session में तो उनको नौकरी करने दीजिए आप, so that the students do not suffer. However, the earlier lists are to be quashed. Essentially, the recruitment process will be carried out fresh. देखिए इसमें दिक्कत ये आने वाली है कि जो लिस्ट इन्होंने पहले निकाली, ए लिस्ट निकाली, फिर दूसरी लिस्ट निकाली, किसी में 31,000 भर्ती करी, 36 करी, $67 लोग को भर लिया, है ना. समझाता हूँ आपको क्लियरली. देखिए हुआ ये कि जो पहले लिस्ट जारी करी इन्होंने, ए लिस्ट, फिर जारी करी इन्होंने बी लिस्ट, यहीं से गेम गड़बड़ चल रहा था. तो जो ए लिस्ट जारी करी इसमें 31,000 लोग को इन्होंने अंदर ले लिया,
बी लिस्ट 36 लोग को अंदर कर लिया, कितना बैठा 67। मैं पूरे आंकड़े में नहीं जा रहा हूँ कितना हज़ार लोग हैं, मगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट कैलकुलेशन में ले जाना चाह रहा हूँ आपको। जबकि वैकेंसी एज कोटेड वॉज 69, ठीक है, वैकेंसी एज कोटेड वॉज 69। पूरे आंकड़ों के हिसाब से कितने पद खाली गए, इतने पद खाली गए। और इसका स्पष्टीकरण ये दिया इन लोगों ने कि भैया हमें कैंडिडेट नहीं मिले इसलिए खाली चले गए। अब गड़बड़ इसमें क्या हुई, गड़बड़ी इसमें ये हुई कि इस लिस्ट में गवर्नमेंट ने कैटेगरी वाइज कुछ भी नहीं समझाया कि किसको नौकरी किस हिसाब से दी है, कितनी कैटेगरी को दी गई हैं। जो बात निकल के आई कि ओबीसी के कैंडिडेट्स को समथिंग 3% ही इसमें रिजर्वेशन मिला, जबकि मिलना चाहिए था 27%। इस बात का विरोध हो रहा है। तो अब फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने क्या निर्णय दिया, निर्णय ये दिया है कि जो पुरानी वाली लिस्ट थी ए और बी, ये और ये, इसको कर दिया है कैंसल, कि ये लिस्ट को हम नहीं मानेंगे। अब तो ये लोग कहाँ जाएंगे, जिन लोगों को नौकरी मिल गई है लिस्ट के आधार पे, उनको निकालने का फ़ायदा अभी नहीं, क्योंकि सेशन चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें छेड़ना बेकार है। तो फिलहाल इस एकेडमिक सेशन में तो गवर्नमेंट ने कह दिया है, सर हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप इन लोग को कंटिन्यू करिए, मगर अब नई लिस्ट जारी करिए। मगर अब एक नई लिस्ट जारी करिए, मास्टर लिस्ट, जिसे हम लोग अपनी समझने की भाषा में कह देते हैं सी लिस्ट। ए लिस्ट कैंसल, बी लिस्ट कैंसल, सी लिस्ट, जिसमें आप क्लियरली बताइए किसको किस कैटेगरी कितना रिजर्वेशन दिया गया है, और जिन लोग का हक था उनको आप नौकरी ज्वाइन करा दीजिए, और जिन लोग को नई संशोधन के हिसाब से बाहर जाना है उनके लिए आप कोई पॉलिसी बनाइए कि उनका भी हित ना जाए। क्योंकि लोगों ने नौकरी लगने के बाद जो सामान्यता करते हैं, किसी ने शादी कर ली, किसी ने होम लोन ले लिया है ना, किसी का भविष्य ही अब इस पर चल रहा है, तनख्वाह वगैरह आ रही है, घर परिवार पर चल रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि भैया ऐसा मत करिएगा, इतना कह दिया कि आपकी पॉलिसी बनाइए कि जो लोग यहाँ से बाहर होने वाले हैं उनके उनके लिए आप कुछ करिएगा। अब विरोध इसी बात का हो रहा है, जो लोग बाहर होने का डर है जिन्हें, कौन होंगे ये भी क्लियर नहीं है, वो लोग परेशान है कि यार हमारा क्या होगा। और पहली बात तो जिन लोग को इस लिस्ट में अंदर आना चाहिए था उनका तो हक बनता है। फिलहाल देखते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से 3 महीने का समय लिया है, अभी पूरा सोच समझ के इस पर काम करेगी। मगर ये टोटली एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ब्यूरोक्रेटिक फेलियर का। है ना, गवर्नेंस तो हुई नहीं है यहाँ पे, इतनी बड़ी गलती की से कैसे हो सकती है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, मे बी इंटेंशनल मे बी नॉट। बाकी इकोनॉमिक्स में न्यूज़ ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अध्यक्षों से मुलाकात करी है और नई नियमावली पे काम करने का बात करा है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं एमएसएमईज़ को, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कैसे कैपिटल जनरेशन हो,
लोगों को फ़ायदा मिले। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना इत्यादि का लाभ लोगों तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। बाकी जो करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। Thanks for giving your precious time and have a very, very nice